हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त राणा। हमारा प्लेटफॉर्म आपके बीच में काम कर रहा है। हरियाणा डीएलएड के लिए इसे जेबीटी बोलते हैं। फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है 9 पेपर होते हैं और आज हमारी ये दूसरी क्लास है सेकंड पेपर की। इसका आपको पता है कि 70 मार्क्स का पेपर आएगा। कुछ प्रश्न 8 नंबर के आएंगे जो ऐसे टाइप के होंगे। रचनात्मक प्रश्न 5 नंबर का आएंगे और शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर 2 नंबर के। अब हम 8 नंबर के पेपर नंबर 2 की पहली यूनिट पे चल रहे हैं। कल एक प्रश्न को क्या, आज 8 नंबर का प्रश्न है ये जो आपके बीच में है। देखिए मैं आपको बताता हूँ। विभिन्न विचारकों ने शिक्षा को वातावरण, यानी यहाँ ले लिया एक वातावरण अथवा समाज के अनुकूल करने की प्रक्रिया के रूप में कैसे परिभाषित किया। यानी क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। कुछ विचारक हैं तो शिक्षा को ये मानते हैं कि वातावरण के साथ शिक्षा हमें मनुष्य को अनुकूलन स्थापित करवाती है या समाज के साथ हमारा अनुकूलन स्थापित करवाती है। एडजस्टमेंट है, अनुकूलन है ना, एडजस्टमेंट। हम जो व्यक्ति शिक्षित होता जाता है वो समाज से अनुकूलित होता जाता है, अपने आप को एडजस्ट कर लेता है समाज से या वातावरण। इस रूप में परिभाषित किया है। मानव समाज में सामाजिक परिवर्तन लाने में शिक्षा की आवश्यकता का वर्णन। 2 चीजें हैं इसमें। पहली बात तो ये है कि शिक्षा मनुष्य को वातावरण के साथ कैसे एडजस्ट करवाती है या समाज के साथ कैसे एडजस्ट करवाती है, और दूसरी बात है कि समाज में जो सामाजिक फॉर्म्स होते, सामाजिक परिवर्तन होते, इन परिवर्तनों लाने में शिक्षा की क्या आवश्यकता है। क्या शिक्षा सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायक होती है या बाधक होती है, इस बात को पढ़ें। जो शिक्षा की प्रकृति एवं आवश्यकता पे बात वही है, शिक्षा की प्रकृति एवं आवश्यकता। चाहे क्वेश्चन ये पूछा जाए चाहे क्वेश्चन ये पूछा जाए, आपको आंसर। मानव समाज में परिवर्तन लाने में शिक्षा की आवश्यकता हुई है। मानव का समाज है बेटा, आज जैसा समाज है 100 साल पहले वैसा समाज नहीं था, 1000 साल पहले 2 साल जैसा समाज नहीं था। तो हम कहते हैं मानव का समाज निरंतर परिवर्तित होता जा रहा है और जैसे जैसे युग बदल रहा है, समाज बदल रहा है, जैसे जैसे परिवर्तन हो रहे हैं, समाज बदल रहा है। और समाज को बदलने में इसकी भूमिका है, एजुकेशन की भूमिका है, शिक्षा की भूमिका है। इस प्रश्न को बेटा अपन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाने का प्रयास करूं कि शिक्षा, क्या आप ये देखेंगे बेटा कि अभी हमारा जो शिक्षा है कि अगर हम देखें एक प्रकार से शिक्षा मनुष्य का तीसरा नेत्र कहा गया है। अब अपन को ये देखना है कि इस शिक्षा को अगर देखते हैं कि वर्तमान समय में जो शिक्षा दी जा रही है, क्या शुरुआत से ही मनुष्य को ऐसे ही शिक्षा, जब वर्तमान समय में अपन एजुकेशन के लिए किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, टीचर्स होते हैं हमारे, हैं प्रोफेसर्स होते हैं, वो हमें शिक्षा देते हैं। क्या मनुष्य शुरुआत से इसी रूप में शिक्षा लेता रहा है, ज्ञान ग्रहण करता रहा है? देखो, शिक्षा हम क्यों लेते हैं? कुछ सीखने के लिए। यहां देखें आप, शिक्षा की व्यवस्था क्यों की जाती है? सीखने व सिखाने के लिए। सीखने व सिखाने के लिए व्यवस्था की जाती है। इन्हें सीखने व सिखाने के लिए जो व्यवस्था की जाती है उस व्यवस्था को हम शिक्षा कहते हैं। इन्हें सरल और शब्दों में कहा जाए कि शिक्षा में हम ज्ञान अर्जित करते हैं।
शिक्षा में हम क्या करते हैं बेटा, ज्ञान को अर्जित करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। और ज्ञान अर्जित करते हैं तो इस ज्ञान अर्जन के द्वारा, इस ज्ञान अर्जन के द्वारा जीवन को बेहतर बनाते हैं, बेहतर बनाते हैं। या ये कहें, इस ज्ञान अर्जन द्वारा हम अपना विकास करते हैं, व्यक्तित्व का विकास करते हैं। हमें कैसे शिक्षा की हमें जरूरत क्या पड़ती है, हमें अपने व्यक्तित्व को विकास किया जाता है शिक्षा के द्वारा, और जीवन को बेहतर बनाया जाता है, अच्छा बनाया जाता है। तो ये जो ज्ञान अर्जित करेंगे बेटा, तो मनुष्य शुरू में ज्ञान कैसे लेता था? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज नहीं होती थी, तब शिक्षा कैसे लेता था, ज्ञान कैसे लेता था? तो पहला दायित्व आया बेटा परिवार का। परिवार क्या करता था बेटा? परिवार ज्ञान देता था, ज्ञान प्रदान करता था अपने बच्चों को, परिवार ज्ञान देता था। और ये ज्ञान ऐसा नहीं था जो आप साइंस पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, इस प्रकार का नहीं। मनुष्य की सभ्यता का ज्यादा विकास नहीं हुआ था, तो वो केवल जीवन में आने वाली चुनौतियां, कि उसे अपना जीवन कैसे जीना है, जीवन कैसे उसे जीना है। तो आपको ये देखना है कि उसे अपना जीवन कैसे जीना है। तो उसके माता पिता, उसका परिवार उस बच्चे को ऐसा ज्ञान देता था कि उन चुनौतियों का वो सामना कर सके। यानी जैसे कि अगर वो लोग शिकार करने जाते हैं, तो शिकार करते समय भाई क्या क्या सावधानियां बरतें ताकि वो जंगली जानवर उनको मार न सके, शिकार करना आसान हो जाए। यानी जीवन जीने की कला सिखाते थे। ये मान लो आपको कैसा ज्ञान दे रहा था परिवार शुरुआत में? जीवन जीने की कला, जीवन जीने की कला, ये सिखाता था परिवार, ऐसा ज्ञान देता था। फिर थोड़ा और आगे बढ़े हम, सभ्यता का विकास हुआ, और परिवार के बाद में ये दायित्व आ गया समाज के पास, क्योंकि व्यक्ति क्या है? एक सामाजिक प्राणी। अब समाज के पास आ गया, तो अब समाज उसे ज्ञान देने लगा। अब परिवार की भूमिका कम हो गई, अब भूमिका किसकी ज्यादा होगी? समाज की। अब समाज ज्ञान प्रदान करने लगा, और समाज जब ज्ञान प्रदान करने लगा तो यह विचार उत्पन्न हुआ कि भाई हमें ये ज्ञान एक व्यवस्थित तरीके से देना है, एक निश्चित स्थान पे देना है, और हर कोई व्यक्ति इस ज्ञान को नहीं दे पाएगा, इसलिए इस ज्ञान को देने वाले आदमी भी निश्चित किए जाने। तो बेटा फिर समाज का जब ये निश्चय हुआ कि ज्ञान देने वाले निश्चित होंगे, ज्ञान देने वाले फिक्स किए गए, निश्चित किए गए, और वो निश्चित किए गए तो वो कौन बने बेटा? वो आए शिक्षक, टीचर्स, शिक्षक। फिर आया बेटा ज्ञान में कि ये भाई स्थान भी निश्चित होना चाहिए, ज्ञान देने का स्थान निश्चित किया गया। और जब स्थान निश्चित किया गया तो स्थान बना बेटा विद्यालय, स्कूल, विद्यालय। इस प्रकार से एक नई कंसेप्ट आती है, एक नई अवधारणा होती है, गुरु शिष्य परंपरा आती है, शिक्षक और विद्यालय अस्तित्व में आते हैं। तो आपको ये बताना था कि जो शिक्षा की व्यवस्था हुई है, ज्ञान देने की जो व्यवस्था मनुष्य ने शुरू की थी, वो धीरे धीरे आकर उसका धीरे धीरे विकास हुआ है,
और तब जाकर विकास की प्रक्रिया में एक जगह आकर विद्यालय की अवधारणा आई, शिक्षक की अवधारणा आई, गुरु शिष्य की परंपरा की अवधारणा आई। हम यहाँ आपको ये समझ में आया होगा आपको बेटा कि शुरुआत में अब आधुनिक जो शिक्षा व्यवस्था है वो अचानक नहीं आई, वो क्रमिक विकास का परिणाम है। फिर स्कूल्स बने, फिर कॉलेज बने, फिर यूनिवर्सिटीज बनी, इस प्रकार बनी। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार कि क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि किस प्रकार से वातावरण के साथ शिक्षा बच्चे को एडजस्ट करती है। वातावरण के साथ शिक्षा कैसे एडजस्ट करती है। देखो ये बेटा मैं आपको एक चित्र बनाता हूं। ये है मनुष्य, मनुष्य है यानी बालक है, और इसको चारों तरफ क्या है, उसका एनवायरमेंट है। ये उसका क्या है बेटा, वातावरण है, एनवायरमेंट। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने परिवेश से बाहर रहकर जीवन नहीं जी सकता, और हर व्यक्ति का परिवेश क्या होता है, अलग होता है। जैसे अमेरिका में कोई व्यक्ति रहे तो वहाँ सामाजिक व्यवस्था अलग होगी, वहाँ की इकोनॉमी की व्यवस्था अलग होगी, वहाँ का क्लाइमेट अलग होगा, है। तो ये सब चीजें क्या है, उसका वातावरण कई प्रकार का हो सकता है। वातावरण में आपको सामाजिक वातावरण भी, सांस्कृतिक वातावरण भी, आर्थिक वातावरण भी, इन्हें आर्थिक व्यवस्था का है, आर्थिक वातावरण भी, और बेटा उसी प्रकार से उसका अगर ये देखा जाए कि जलवायु वगैरह, मौसम वगैरह, वो सब कुछ हो जाएगा, है। तो ये वातावरण है, ये परिवेश उसका कैसा है, किस परिवेश में वो जीता है, निश्चित तौर पे वो परिवेश व्यक्ति को क्या करता है बेटा, ये वातावरण मनुष्य के ऊपर प्रभाव डालता है, प्रभाव डालता है। और मनुष्य भी अपने वातावरण को प्रभावित करता है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और अगर मनुष्य और वातावरण एक दूसरे के बीच में, इनमें बैलेंस रहेगा, एडजस्टमेंट रहेगा, अनुकूलन रहेगा, अनुकूलन, अनुकूलन, एडजस्टमेंट समझते हो ना, बैलेंस। अगर हम सही शब्द में एडजस्टमेंट का अर्थ है कि संतुलन, और सर्व तो करो संतुलन। अगर वातावरण और इस मनुष्य के बीच में संतुलन रहेगा तो वो स्थिति मनुष्य के लिए भी ठीक है और वातावरण के लिए भी ठीक है। इस वातावरण को आप यो भी मान सकते हो बेटा, सामाजिक व्यवस्था, समाज। इस वातावरण को ही आप क्या मान सकते हो बेटा, समाज भी मान सकते हो। इसलिए आप ज्यादा टेंशन मत लेना, ये समाज है चारों तरफ मनुष्य के, तो समाज मनुष्य को प्रभावित करेगा, मनुष्य समाज को प्रभावित करेगा। और इन दोनों के बीच में अगर बैलेंस है, संतुलन है, अनुकूलन है, तो ये दोनों के लिए ठीक है। और ये अनुकूलन नहीं है तो ये दोनों के लिए ठीक नहीं है। और खासतौर से मनुष्य तो अब नॉर्मल सा रहेगा, कुसमायोजित रहेगा। यानी मनुष्य के समायोजन के लिए क्या जरूरी है बेटा, यहां लिखता हूं, मनुष्य के समायोजन, एडजस्टमेंट के लिए, समायोजन के लिए अपने समाज या वातावरण के साथ संतुलन का होना आवश्यक होता है, जरूरी होता है बेटा। तब तो अब देखिए बेटा, जब उसको समाज के साथ अनुकूलन स्थापित हो जाएगा, और इस अनुकूलन को स्थापित करवाने में भूमिका किसकी होगी, व्यक्ति का समाज के साथ अनुकूलन स्थापित
करने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी एजुकेशन से हमें यह पता लगता है कि समाज में क्या बदलाव आने वाले हैं, उन बदलाव या क्या बदलाव आ रहे हैं। तो समाज में आने वाले बदलाव या भविष्य में जो बदलाव आएंगे उनका ज्ञान हमें कौन करवाती है? शिक्षा करवाती। तो हम क्या हो जाता बेटा, आने वाले परिवर्तनों के प्रति या अब वर्तमान समय में जो परिवर्तन आ रहे हैं उनको मानने के लिए या स्वीकार करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं। और अगर उनके अनुसार हम अपने आप को चेंज कर लिए तो हम समाज के साथ अनुकूलन स्थापित कर लेंगे। अन्य समाज में तो बदलाव आ रहे हैं, समाज तो नए युग की तरफ बढ़ रहा है और हमें उन आने वाले परिवर्तनों की जानकारी नहीं है, समझ नहीं है, तो हम पहले वाले जीवन से ही चिपके रहेंगे, परंपराओं से ही चिपके रहेंगे। नई चीज को स्वीकार करना हमारे लिए आसान नहीं होगा। क्या होगा? समाज के साथ हम एडजस्ट नहीं कर और हम समाज से बहुत ज्यादा पिछड़ जाएंगे। तो मनुष्य को अपना जीवन अच्छा चलाना है तो समाज के साथ उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। और एडजस्ट करने से तात्पर्य क्या है? समाज बदल रहा है तो मनुष्य को भी अपने आप को बदलना पड़ेगा। लेकिन मनुष्य तो तब अपने आप को बदल पाएगा जब उसे इस बात की समझ हो कि समाज में क्या बदलाव आ रहा है या भविष्य में कौन सा बदलाव आ सकता है। तो इसमें साथियों सबसे ज्यादा मददगार हमारी कौन होती है? शिक्षा होती है, जो हमें अवेयर करती है, जो हमें सचेत करती है, जो हमें जागरूक करती है कि समाज में कौन सी परंपरा अब पिट चुकी है, अब समाज में नया बदलाव क्या आ रहा है, विज्ञान किस ओर बढ़ रहा है, विज्ञान की वजह से देश दुनिया में क्या हो रहा है। ऐसा नहीं कि समाज से तात्पर्य के लिए न समझे भारत का समाज, हमारा समाज, लेकिन हमें यह भी तो समझना पड़ेगा कि दुनिया में, अमेरिका में, जापान में क्या हो रहा है, चीन में क्या हो रहा है। तो वैसे ही बदलाव हमें भारत के लोगों को भी करने पड़ेंगे। अगर नहीं कर पाए तो हम दुनिया से पिछड़ जाएंगे। देखिए, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो कुछ विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं बेटा, जैसे कि समाज के साथ मनुष्य का अनुकूलन। उन्होंने कहा है वातावरण के साथ अनुकूलन। वातावरण बोल दो या समाज बोल दो बेटा, मैं यहां लो चलो लिख भी देता। वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करने में शिक्षा की भूमिका, इसमें उन्होंने कुछ कोटेशंस दिए हैं। बात तो मैंने बता दी कि भाई किस प्रकार इसकी भूमिका है, तो इन्होंने कुछ कोटेशन दिए। जैसे जॉन एडम्स ने कहा है, एडम्स साहब को देखेंगे, जॉन एडम्स, मैंने कल भी आपको इसके बारे में बताया था, जॉन एडम्स साहब के बारे में। इन्होंने शिक्षा को दो मुखी प्रक्रिया माना है। दो मुखी प्रक्रिया माना है शिक्षा को। इन्होंने क्या माना है? शिक्षा की प्रक्रिया है। इसमें दो मुख हैं, दो ध्रुव हैं, एक शिक्षक और एक स्टूडेंट। जिसमें क्या करता है शिक्षक? क्या करता है शिक्षक अपने ज्ञान से या अपने व्यक्तित्व से, शिक्षक अपने ज्ञान को विद्यार्थी को प्रदान करता है, विद्यार्थी को दान करता है, विद्यार्थी को प्रदान करता है ताकि विद्यार्थी समायोजित हो सके,
समाज के साथ एडजस्टमेंट करना सीख सके, समायोजित हो सके। यानी ये क्या कह रहा है, शिक्षक बच्चे को प्रभावित करके इस योग्य तैयार करता है शिक्षा के माध्यम से कि वो समाज के साथ एडजस्ट हो सके। इसी प्रकार से साथियों, एक विद्वान हुए हैं बटलर। कौन हुए हैं? बटलर। ये बटलर साहब ने क्या कहा है, इसको आप गौर करेंगे। बटलर ने कहा है कि शिक्षा प्रजाति का आध्यात्मिक संपत्ति के साथ, शिक्षा प्रजाति का आध्यात्मिक संपत्ति के साथ, आध्यात्मिक संपत्ति के साथ व्यक्ति का क्रमिक सामंजस्य, व्यक्ति का क्रमिक सामंजस्य। इस प्रकार से आपको इन कोटेशंस को याद, उन्होंने कहा दिया कि आध्यात्मिक कैसी संपत्ति, कि ये एक आध्यात्मिक संपत्ति है। आध्यात्मिक संपत्ति यानी जो आपकी आत्मा को उन्नत बनाती है, तो उसका, और इससे क्या होता है कि व्यक्ति अपने वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करता है, अचानक नहीं करता है, धीरे धीरे क्रमिक स्टेप बाय स्टेप रूप से। डार्विन कहता है कि शिक्षा है ना, वो शिक्षा तैयार करती है, जीवन संघर्ष के लिए तैयार नहीं करती, बल्कि भावी जीवन को भी सुरक्षित करती। शिक्षा मनुष्य को जीवन संघर्ष के लिए ही तैयार नहीं करती है, बल्कि भावी जीवन के लिए भी तैयार करती है। इस प्रकार हम बहुत सी कोटेशंस को देख सकते हैं बेटा, लेकिन आप परीक्षा में अगर ये 3 कोटेशन भी लिख के आ जाएंगे तो आपका बहुत अच्छे से काम चल जाएगा। यानी जब आप ये प्रश्न पूछा जाए कि वातावरण या समाज के साथ शिक्षा कैसे एडजस्टमेंट, अनुकूलन करवाती है, तो आपको ये 3 परिभाषाएं देनी ही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों। अब आता है शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, सामाजिक परिवर्तन के रूप में शिक्षा की आवश्यकता। देखिए, मानव समाज में सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता, तो इसको हम अब पॉइंट वाइज चलेंगे। किसमें चलेंगे? पॉइंट वाइज चलेंगे। तो देखिए, पॉइंट वाइज चलेंगे अपन। उसमें आता है मानव समाज में सामाजिक परिवर्तन लाने में शिक्षा की आवश्यकता है, नीड्स। सीधे सरल शब्दों में क्या कहा जाए बेटा, मैंने पहले कहा था समाज एक जैसा नहीं रहता है, समाज बदलता रहता है। आप सोचिए, आज जैसा हम जीवन जी रहे हैं, क्या ऐसा ही हमारे दादाजी जी रहे थे? क्या मान लीजिए हमारी पीछे की 10 पीढ़ी ऐसा ही जीवन जी रही थी क्या? आज हमारे हाथ में मोबाइल है, कंप्यूटर है, आज हमारे पास हम बहुत सी चीज़ों में, बहुत मेट्रो वगैरह में रहे हैं। मतलब कि क्या है कि आज हमारा जीवन बिल्कुल अलग है। यानी आज का समाज और आज से 100 साल पहले का समाज में बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये परिवर्तन, और आज जो समाज है, अगर इसके 100 साल बाद में जो समाज आएगा वो आज के समाज से बिल्कुल अलग होगा। तो समाज में परिवर्तन होते रहते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन जो होते हैं और समाज में जो परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों को लाने में शिक्षा की आवश्यकता है या नहीं है? तो बेटा इसका आंसर है हाँ, है। शिक्षा ही सामाजिक परिवर्तन लाने में और उनको स्वीकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
तो इसको पॉइंट वाइज चलेंगे। लोगों को परिवर्तन के लिए मानसिक रूप से तैयार करना, ये मैं पहले भी आपको थोड़ा बता चुका हूं। लोगों को यानी व्यक्तियों को परिवर्तन के लिए, समाज में जो परिवर्तन आ रहे हैं या आने वाले हैं, उनके लिए मानसिक रूप से तैयार करना। देखो बेटा, हमारी प्रॉब्लम क्या रहती है, हम जल्दी सी नई चीज को स्वीकार नहीं करते। ये मनुष्य का थोड़ा स्वभाव होता है। मनुष्य जो चीज चल रही है उसी तरीके से अपना जीवन जीना चाहता है। नए तरीके को अपनाने में उसे रिस्क लगता है, उसे डर लगता है कि नई चीज आएगी, हो सकता है उससे मुझे हानि हो जाए, उससे मुझे नुकसान हो जाए। इसलिए वो क्या है, रिस्क नहीं लेना चाहता है, नुकसान से बचना चाहता है। तो क्या करेगा बेटा, जो पुराना ढर्रा चला आ रहा है, जो परंपरा चली आ रही है, उसी की तरह अपने जीवन को जीना चाहता है। तो नई चीज को स्वीकार नहीं करना चाहता, बल्कि समय की मांग यह है कि नई चीज आनी चाहिए। बेटा, समय की डिमांड होती है, समय अपने आप नई चीज को लेके आता है। अब समाज को क्या करना चाहिए, उस नई चीज को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन स्वीकार हम करना नहीं चाहते क्योंकि रिस्क लेने की हमारी क्षमता नहीं है, और दूसरा ये है कि हमें डर लगता है। तो हम क्या करते हैं, अगर शिक्षा हमें समझाती है कि भाई दुनिया बदल रही है, अब तुम्हें भी बदलना है, तो जो सामाजिक परिवर्तन आ रहे हैं उन सामाजिक परिवर्तनों की समझ का विकास करती है शिक्षा। और जब हम शिक्षित होते हैं, हमें पता होता है समाज में ये बदलाव आ रहा है, ये बदलाव आ रहा है, तो हम पहले ही मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं कि मेरे घर में भी इस बदलाव को स्वीकार कर लूंगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर, पहले बहुत बुरा माना जाता था लव मैरिज को, बहुत बुरा। अगर गांव ग्रामीण समाज में तो लव मैरिज को इतना बुरा समझा जाता था जैसे पता नहीं क्या कर दिया। लेकिन ये समाज में बदलाव आ रहा था और इस बदलाव को कुछ पढ़े लिखे लोगों ने समझना शुरू कर दिया था। तो शुरू कर दिया था समझना, तो मान लीजिए उनके घर में इस प्रकार का कोई मैटर उठा तो उन्होंने आसानी से मान लिया बच्चों की बात, क्योंकि उन्हें पता था कि अब समाज बदलेगा, अब वैवाहिक व्यवस्थाएं बदलेंगी, बच्चे स्वयं करेंगे। और पुरानी परंपरा क्या थी, नहीं, बच्चों की शादी तो माँ बाप ही तय करेंगे। पहले मुझे ध्यान है गांवों में लड़के लड़की को शादी से पहले मिलने नहीं दिया जाता था। आजकल सगाई का जो संबंध होता है, लड़के को और लड़की को साथ ले जाया जाता है, उनको 1-2 घंटे के लिए अलग बैठाया जाता है, आप बात कर लो भाई, देख लो, अगर तुम्हें पसंद है एक दूसरे को तो कर लो। पहले लड़की से पसंद पूछा ही नहीं जाता था। लेकिन समाज में कुछ लड़कियों ने कहा कि हमें इस प्रकार का चाहिए, भाई हम देखेंगे। तो लोग को, अरे ये लड़की देखो देखेगी, ये लड़की देखेगी। लेकिन समाज में बदलाव आ रहा था, उस बदलाव को लोगों ने स्वीकार करना शुरू किया। तो हमें क्या है, जो समाज में बदलाव आ रहे हैं उन्हें, उन बदलावों को स्वीकार करने के लिए मानसिक रूप से कौन तैयार करता है, तैयार करती है शिक्षा। जब हम उन बदलावों को मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं स्वीकार करने के लिए, तो भविष्य में उन परिवर्तनों, उन बदलावों को स्वीकार भी कर लेते हैं। तो मैं आपको यहां समझा देता हूं, लिखा देता हूं। समाज में समय के अनुसार बदलाव होते हैं, इन परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों समझ, इन परिवर्तनों की समझ शिक्षा द्वारा होती है। अतः व्यक्ति इन परिवर्तनों को स्वीकार करने के लिए मानसिक
तौर पर तैयार हो जाता है, मानसिक तौर पर तैयार हो जाता है और इन बदलावों को स्वीकार कर लेता है। यह है कि मानसिक तौर पे तैयार करती है बदलावों को स्वीकार करने के लिए। दूसरा पॉइंट देते हैं, सामाजिक परिवर्तन के विरोध को दूर करना। बेटा ये उसी से जुड़ी हुई चीज है। मैंने आपको बताया कि समाज में कोई नई चीज आती है, तो नई चीज आती है तो कुछ लोग उस परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। क्यों तैयार नहीं होते हैं? उस बदलाव से समाज के कुछ लोगों को नुकसान होता है। कोई एक वर्ग होता है, पूरे समाज को नुकसान नहीं होता है। कुछ एक वर्ग होता है जिसको लगता है कि इस बदलाव से हम नुकसान में रहेंगे, हम हानि में रहेंगे, तो फिर वह वर्ग क्या करेगा? लोगों को मिसगाइड करेगा, लोगों को गलत बातें बताएगा। अरे नहीं, इसके आने से तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो ये नहीं बताएगा कि अगर ये बदलाव, ये परिवर्तन हुआ तो केवल मुझे नुकसान होगा, हमें नुकसान होगा, सबको नुकसान नहीं होगा। ये बात नहीं बताएगा। वो क्या बताएगा? और ये देखना, इससे तो सारे नुकसान हो जाएंगे। इन्हें वो भ्रामक बातें फैलाता है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षा ही हमें समझाती है कि नहीं, ये जो बात बता रहा है गलत बता रहा है, ये अपने स्वार्थवश होकर ऐसी बात फैला रहा है। बल्कि सच्चाई यह है कि इस बदलाव से समाज के ज्यादातर लोगों को फायदा होगा, मानवता को फायदा होगा। तो बेटा हमें जैसे ही शिक्षा उसके विरोध को दूर करवा देती, अब समाज में लोग किसकी बात को मानेंगे? जो बात सही है उसको मानेंगे। जो लोग ये भ्रामक बातें फैला रहे थे, भ्रम फैला रहे थे, उनकी बात को नहीं मानेंगे। क्योंकि शिक्षा ने लोगों की ज्ञान में वृद्धि कर दी है, समझ का विकास कर दिया है। तो अब जो सामाजिक परिवर्तन का जो विरोध हो रहा था, इस विरोध को शिक्षा के द्वारा कम किया जा सकता है या दूर किया जा सकता है। इसमें देखेंगे सामाजिक परिवर्तन का समाज के कुछ वर्ग विरोध करते हैं, क्योंकि इन परिवर्तनों से उस वर्ग को हानि होती, ये वर्ग समाज में भ्रामक प्रचार करते हैं कि ये बदलाव पूरे समाज के लिए हानिकारक होंगे। शिक्षा लोगों को समझाती है कि ये वर्ग भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। इस तरह
सामाजिक परिवर्तन का विरोध दूर हो जाता है। सामाजिक परिवर्तन का विरोध दूर हो जाता है क्योंकि शिक्षा हमें समझा देती है जो वर्ग इसका भ्रामक प्रचार कर रहे हैं गलत है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन सही है, तो लोग सामाजिक परिवर्तन के पक्ष में आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा पॉइंट, सामाजिक परिवर्तनों के मूल्यांकन में सहायक। बेटा समाज में जो परिवर्तन होते हैं वो सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी। कुछ परिवर्तन ऐसे हो सकते हैं जो समाज को हानि को पहुंचे, जैसे मैं एक पर समाज में बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है अब नशाखोरी का। युवा वर्ग जैसे पंजाब जैसे राज्य में तो ड्रग्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, बहुत ज़्यादा नशा, अब लगभग हर राज्य में भी आ रहा है। तो ये परिवर्तन आ रहा है क्योंकि पहले इतना ज़्यादा नशा नहीं होता था, समाज होता था लेकिन इतना नहीं होता था, अब हर बच्चा करने लग गया है। तो सामाजिक परिवर्तन, समाज में जो परिवर्तन होते हैं कुछ हानिकारक हो सकते हैं, कुछ लाभदायक हो सकते हैं। तो समाज में जो परिवर्तन हो रहा है वो समाज के लिए लाभदायक होगा या हानिकारक होगा, इसकी समझ, इसका मूल्यांकन करने की शिक्षा में महत्वपूर्ण। शिक्षा ही हमें बताती है कि समाज में जो परिवर्तन हो रहा है वो समाज के लिए हानिकारक होगा या लाभदायक होगा। तो सामाजिक परिवर्तन हानिकारक है या लाभदायक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मूल्यांकन करना पड़ेगा। और मूल्यांकन करने में सहायता कौन देगी, शिक्षा देगी। समाज में नकारात्मक व सकारात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। नकारात्मक परिवर्तन हानिकारक व सकारात्मक परिवर्तन लाभदायक होते हैं, परिवर्तन को अपनाने से पहले उसका मूल्यांकन करना जरूरी होता है। मूल्यांकन करने में शिक्षा लोगों की सहायता करती। और शिक्षा के द्वारा लोगों को पता चलता था कौन सा मूल्यांकन लाभदायक है, कौन सा परिवर्तन लाभदायक है और कौन सा हानिकारक है। तो लोग हानिकारक परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं, लाभदायक परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बेटा,
व्यक्तियों के दृष्टिकोण को बदलना एवं नवीनता के लिए प्रेरणा देना। अब देखिए, लोगों के नई चीज को अपनाना है तो दृष्टिकोण को बदलना जरूरी है। दृष्टिकोण लोगों का देखने का तरीका। अब सामाजिक परिवर्तन के प्रति अगर वो नकारात्मक दृष्टिकोण ही रखेंगे तो उस बदलाव को, अच्छा बदलाव है, समाज के लिए लाभदायक है, परंतु लोगों का दृष्टिकोण ये है कि इस बदलाव से तो पूरे समाज को नुकसान हो जाएगा, तो उस बदलाव के प्रति दृष्टिकोण कैसा है? नकारात्मक है। बल्कि सच्चाई यह है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं, तो शिक्षा उन्हें समझाती है कि नहीं, इस बदलाव से समाज को नुकसान नहीं होगा। तो धीरे धीरे लोगों का नकारात्मक दृष्टिकोण था वो सकारात्मक दृष्टिकोण हो जाए। यानी बदलावों के प्रति जो नकारात्मक दृष्टिकोण है, उस नकारात्मक दृष्टिकोण को सकारात्मक दृष्टिकोण में बदलने का काम कौन करती है? शिक्षा करती है। और नवीनता के लिए प्रेरणा देना और नई चीज को अपनाने के लिए प्रेरित करने का काम भी कौन करती है? शिक्षा करती है। देखिए, लोगों का दृष्टिकोण अलग अलग होता है। परंपरावादी लोग, यानी परंपरावादी लोग समाज में हो रहे परिवर्तनों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। अतः ये लोग सामाजिक परिवर्तनों को स्वीकार नहीं करते हैं। अतः शिक्षा के द्वारा इनके दृष्टिकोण में बदलाव लाया जाता है, बदलाव आ जाता है और इनका दृष्टिकोण नकारात्मक से सकारात्मक हो जाता है, सकारात्मक हो जाता है। यानी तो ये उस बदलाव को स्वीकार कर लेते हैं। ये लोग नवीनता, ये नई चीजों को नवीनता के लिए प्रेरित हो जाते हैं। तो नई चीजों को अपनाने के लिए प्रेरित हो जाते हैं बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, 5वां पॉइंट, नवीन परिवर्तनों को प्रोत्साहित करना। लगभग वही है कि अगर देखिए देश दुनिया के साथ आपको रहना है तो पूरी दुनिया में नए नए रिसर्च हो रहे हैं, इनोवेशन हो रहे हैं, तो बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं। तो अब इन नवीन परिवर्तनों को हमें भी प्रोत्साहित करना है
अर्थात हमें भी उनको स्वीकार भी करना है और नए नए रिसर्च हमें करने भी हैं। तो यहाँ शिक्षा ही वह माध्यम बनती है, व्यक्ति जान पाता है कि पूरी दुनिया में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, वो किस प्रकार से अपना विकास कर रहे हैं दूसरे देश, तो उसी प्रकार से ही हमें भी अपना विकास करना है, हमें भी ऐसी रिसर्च करनी है, हमें भी इन सामाजिक परिवर्तनों को क्या करना है, अपनाना है। तो यहाँ ये मोटिवेशन किससे मिलती है बेटा, ये हमें देश दुनिया में क्या हो रहा है इसका पता किससे लगता है, शिक्षा से पता लगता है। तो लिखता हूं, शिक्षा ही लोगों को अवगत कराती है कि दुनिया यानी विश्व में कौन से बड़े बदलाव हो रहे हैं, इन बदलावों को स्वीकार कर विकसित देश कैसे अपना विकास कर रहे हैं। अतः पिछड़े व विकासशील देश इन बदलावों को अपनाकर अपना विकास कर सकते हैं। इन नवीन परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने का काम शिक्षा करती है। अब आता है बेटा, शिक्षा ही वो काम करती है कि देश दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में पता लगता है। देश दुनिया के देश जो आगे निकल रहे हैं वो अपना विकास कैसे कर रहे हैं, तो उनको पता लगता है इन परिवर्तनों के कारण करते हैं। तो हम भी नवीन परिवर्तनों को प्रोत्साहित करते हैं। सामाजिक परिवर्तनों में कुशल नेतृत्व का प्रदान करने में सहायक। देखिए बेटा, लीडरशिप की बड़ा योगदान होता है। अगर कुशल नेतृत्व नहीं है तो समाज में कितने योग्य नागरिक रहते हो, किसी देश के नागरिक कितने योग्य हों, कितने ही कुशल हों, कितने ही दक्ष हों, कितने ही प्रतिभाशाली हों, सब बेकार हो जाएगा अगर उनको नेतृत्व सही नहीं मिलेगा। क्योंकि नेतृत्व क्या करता है, सही दिशा दिखाने का काम करता है। जब लोगों को सही दिशा मिलती है तो लोग अपनी योग्यता का अधिकतम उपयोग कर पाते हैं, अपनी प्रतिभा का अधिकतम उपयोग कर पाते हैं, अपनी कौशल का अधिकतम उपयोग कर पाते हैं। तो यानी लोगों की कौशल, योग्यता और दक्षता का अगर अधिकतम उपयोग करना है तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, उनको मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी, उनको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। और ये मार्गदर्शन प्रदान करने का काम कौन करेगा, एक कुशल नेतृत्व करेगा, एक दक्ष परफेक्ट लीडरशिप करेगी। तो इसलिए, और ये इस लीडरशिप के को अगर ये लीडरशिप कहाँ से आएगी, ये बेटा शिक्षा के माध्यम से आएगी। हर चीज को शिक्षा से जोड़ेंगे। समाज
या राष्ट्र के नागरिकों की योग्यता, कुशलता व ज्ञान को सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। और सही मार्गदर्शन कुशल नेतृत्व ही प्रदान कर सकता है, प्रदान कर सकता है। कुशल नेतृत्व का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। इसलिए बेटा शिक्षा का महत्व है। अब देखते हैं नेक्स्ट, ज्ञान में वृद्धि करना। बेटा अगर हमें विकसित होना है, हमारा विकास करना है, तो हमें अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना पड़े। और ज्ञान परिवर्तन के लिए ज्ञान का जरूरी होना जरूरी है, क्योंकि ज्ञान के विस्तार के द्वारा ही जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है तो हमें नई नई जानकारियां मिलती हैं, और इन नई नई जानकारियों के द्वारा हम उस परिवर्तन को स्वीकार करने में सहज हो जाते हैं और सहर्ष खुशी खुशी उस परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हैं। तो देखिए बेटा, शिक्षा क्या करती है। शिक्षा हमारे या लोगों के हमारे ज्ञान में वृद्धि करती है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा हमें बहुत सी जानकारियां मिलती हैं, और इन जानकारियों का हम लाभ उठाते हैं। हम क्या करते हैं, इन जानकारियों का लाभ उठाते हैं और सामाजिक परिवर्तनों की भी जानकारी मिलती है। तो हम सामाजिक परिवर्तनों को अपनाने के प्रति सहज हो जाते हैं, खुशी खुशी सहर्ष सामाजिक परिवर्तनों को अपना लेते हैं।
स्वीकार कर लेते हैं, अपना लेते हैं, इन्हें स्वीकार कर लेते हैं। ये बेटा नेक्स्ट है बेटा 8वां पॉइंट आपका आखिरी है, शाश्वत मूल्यों को स्थायी बनाना। बेटा हर समाज के कुछ शाश्वत मूल्य होते हैं। हमें सामाजिक परिवर्तनों को स्वीकार करना है, देश दुनिया के साथ चलना है, तो अपना विकास करना है, तो जो बदलाव आ रहे हैं उन बदलावों को स्वीकार करना है। अगर उन बदलावों को हमने स्वीकार नहीं किया तो हम दुनिया से पिछड़ जाएंगे। तो विकास करने के लिए या दुनिया के साथ चलने के लिए या समाज के साथ एडजस्ट होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उन परिवर्तनों को स्वीकार करना। लेकिन ध्यान ये भी रखना होगा कि जो हमारे देश के, जो हमारे राष्ट्र के, जो हमारे समाज के कुछ शाश्वत मूल्य हैं, उन मूल्यों की भी रक्षा हो सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सामाजिक परिवर्तनों को अपना रहे हैं और हमारे जो शाश्वत मूल्य हैं, शाश्वत मूल्य जो हमारे से चले आ रहे हैं, बुनियादी मूल्य, कुछ ऐसे मूल्य, हाँ ठीक है, तो देखिए उस मूल्यों को, तो हमें क्या कर रहा है, उन मूल्यों को अपनाए रखना भी है। इन्हीं मूल्यों को बनाए रखना है और सामाजिक परिवर्तनों को अपनाना है, दोनों चीज करनी है। तो उसके लिए ये हमें कौन कहेगी? शिक्षा ही हमें बताएगी कि ये हमारे बुनियादी या शाश्वत मूल्य हैं, इनकी रक्षा कैसे करनी है और सामाजिक परिवर्तनों को कैसे अपनाना। तो देखिए साथियों, शिक्षा के द्वारा समाज के शाश्वत या बुनियादी मूल्यों की रक्षा की जाती है और को स्थायी किया जाता है। इसके साथ ही सामाजिक परिवर्तनों को भी स्वीकार किया जाता है, स्वीकार किया जाता है। इन्हें सामाजिक परिवर्तनों को भी स्वीकार किया जा रहा है और शाश्वत मूल्यों को भी स्थायी किया जा रहा है। इन दोनों कामों को शिक्षा के द्वारा ही किया जाना संभव होता है। शिक्षा ही हमें यह समझाती है कि भाई सामाजिक परिवर्तन तो करने हैं, पर सामाजिक परिवर्तनों के चक्कर में तुम्हें अपने शाश्वत मूल्यों को खत्म नहीं करना है। जैसे भारत के शाश्वत मूल्य हैं, सत्य हो गया, अहिंसा हो गया, सहिष्णुता हो गया, भाईचारा हो गया, ये शाश्वत मूल्य है भारतीय संस्कृति। तो हम विकास तो करेंगे और विकास के लिए क्या है, सामाजिक परिवर्तनों को स्वीकार करना होगा। उन परिवर्तनों को स्वीकार करके हमें बदलाव तो करना है अगर देश दुनिया के साथ चलना है, लेकिन हमारा भाईचारा खत्म नहीं होना चाहिए, हमारी सहिष्णुता खत्म नहीं होनी चाहिए, हमारा सहयोग की भावना खत्म नहीं होनी चाहिए, सत्य के हमारा खत्म नहीं होना चाहिए, अहिंसा हमारी खत्म नहीं होनी। साथियों, आज आपका ये 8 नंबर का क्वेश्चन था, 8 नंबर का क्वेश्चन था। तो वो चीजें हैं, इसलिए देखे एक एडम्स नामक एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने इस चीज को बहुत अच्छे से समझाया है कि सामाजिक परिवर्तनों को लाने में शिक्षा की क्या भूमिका है। तो एडमंड गार्डन ने क्या कहा है, शिक्षा का कार्य वर्तमान सामाजिक व्यवस्था, यानी जो फिलहाल चल रही है सामाजिक व्यवस्था,
कि भूमि को जोतना, यानी हम किसान क्या करता है, भूमि को हल चलाता है। तो इसी प्रकार से कहते हैं शिक्षा क्या है, एक हल का काम कर रही है, किसमें, सामाजिक व्यवस्था की भूमि को जोतना, यानी जो वर्तमान समय की जो सामाजिक व्यवस्था है उसको जोतने का काम कौन कर रही है, शिक्षा कर रही है। और उसमें ऐसे बीज बोने हैं, भाई हल चलाकर किसान क्या करता है, बीज बोता है। तो शिक्षा क्या करती है, वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में हल भी चला रही है और उसमें बीज भी बो रही है, जिससे नई सामाजिक व्यवस्था का विकास हो के, क्योंकि वो बीज डालता है तो वो तो नई फसल निकल कर आए। उसी प्रकार से कि शिक्षा क्या करती है, वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को किसान की तरह जोत रही है और उसमें ऐसे बीज डाल रही है जिससे नई सामाजिक व्यवस्था उभर कर हमारे सामने आएगी। ऐसा मानने वाले हैं एडमंड गार्डन। यानी एक प्रकार से इन्होंने ये चरितार्थ कर दिया, इस बात से उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि सामाजिक परिवर्तनों में या नई व्यवस्था लाने में शिक्षा की क्या भूमिका। धन्यवाद मित्र।